नमस्कार, स्वागत है आपको हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बेरोजगारी और कोरोना पर चर्चा की मांग को लेकर उत्तराखंड विधानसभा में हंगामा के बीच 19 विधेयक पारित, सदन अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब सभी विश्वविद्यालयों में एक समान नियम होंगे लागू। 1973 के बाद पहली बार हुआ ऐसा। अभी तक नहीं बन सका मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में गर्मकुंड। आपदा के 7 वर्ष बाद भी नहीं बना गर्मकुंड। महिला तीर्थ यात्रियों को स्नान करने में आ रही दिक्कतें। 28 सितंबर को क्लैट की प्रवेश परीक्षा, कोरोना पॉजिटिव और आइसोलेट छात्रों पर रोक। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने जारी किया दिशा निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, क्वारंटीन सेंटर और अस्पतालों की मॉनिटरिंग को कमेटी गठित करें। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, सामने आए 1069 नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या 73,720 पहुंची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। नैनीताल कलेक्ट्रेट भवन में वर्चुअल विधानसभा सत्र में उपस्थित हुए परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने सदन स्थगित होने के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि जनता के मुद्दे का उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन सदन की कार्रवाई एक नियमावली के तहत ही चलती है। सदन की कार्रवाई के लिए एक एजेंडा तय किया जाता है, जबकि विपक्ष ने बिना एजेंडा तय किए ही सदन में बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई स्थगित होने से सदन में प्रमुख मुद्दों पर बहस नहीं हो पाई। वहीं इसी दौरान नैनीताल पहुंचे कांग्रेस के पूर्व विधायक रंजीत रावत ने सरकार के एक दिन के विधानसभा सत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने बिहार में 80,000 LED के जरिए वर्चुअल रैली की, जबकि जनता को गुमराह करने के लिए और विधायक निधि का पैसा खर्च करने के लिए एक दिन का सत्र चलाया जा रहा है, जो अपने आप में एक सवालिया निशान है। ये तुम्हारा वाला है। एक मिनट आ जाओ। लेकिन सदन नियमावली से चलता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति भी है, कार्य संचालन नियमावली भी है, वो प्रमुख आधार हैं, कुछ एजेंडा तय होता है, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल किए जाते हैं। 310 है, नियम 58 है, सब कुछ है विपक्ष के पास, लेकिन उसका इस्तेमाल सही ढंग से, वाजिब ढंग से होना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना, इतना ज़्यादा व्यवधान था, इतना ज़्यादा शोर था। जैसे आप ही ने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वो सदन में आए थे। देखिए, आप किस सदन की बात कर रहे हैं? आपने सुना कभी इतिहास में कि एक दिन के लिए सदन बुलाया गया हो? क्या जो बीजेपी बिहार में 80,000 LED लगा करके वर्चुअल रैली कर सकती है कि वो जो है उत्तराखंड में विधानसभा सत्र को मात्र एक दिन के लिए चला रहे हैं? ये खाली दिखावा है। ये तकनीकी रूप से अपनी जो वैधानिक मजबूरी है, वैधानिक बाध्यता है कि 6 महीने के अंदर सत्र चलाना जरूरी है, नहीं तो विधायी कार्य रुक जाएंगे, सरकार 1 रुपया खर्च नहीं कर पाएगी, पैसा इन पे है भी नहीं। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने बदहाल क्वारंटाइन सेंटर और कोरोना अस्पतालों की बदहाली व्यवस्था करने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कोविड केयर सेंटरों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई जाने वाली कमेटी में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को मेंबर बनाने को कहा है, जो कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी, जिस पर कोर्ट में आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 6 अस्पतालों को कोविड-19 के रूप में स्थापित किया है, लेकिन इन अस्पतालों में कोई भी आधारभूत सुविधा नहीं है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर कोरोना महामारी की अनदेखी और केदारनाथ धाम के लोगों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि कोरोना की जांच रिपोर्ट आने से पहले ही मंत्री केदारनाथ पहुंचे। मंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर केदारनाथ धाम में बीमारी फैलती है तो इसकी जिम्मेदारी उनकी ही होगी।
आपको बता दें कि मंगलवार को प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर जिला प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत केदारनाथ पहुंचे थे। उन्होंने वहां पूजा अर्चना के बाद पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस बीच डॉक्टर धन सिंह रावत पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी उमा भारती के संपर्क में भी आए थे। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों को मंत्री के केदारनाथ धाम से चले जाने के बाद उनके कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली। जय श्री केदारनाथ। कल माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी श्री केदारनाथ धाम में पहुंचे और जबकि उनकी रिपोर्ट जो है नहीं आई थी तो उनको तब तक श्री केदारनाथ धाम में नहीं आना चाहिए था। और जैसे ही वो केदारनाथ में आए और उन्होंने यहाँ पर दर्शन पूजन किया और उसके बाद जैसे ही वे यहाँ से निकले तो तुरंत पत्रकारों के फोन यहाँ पर आ गए थे। बजट आवंटित नहीं किए जाने को लेकर नैनीताल पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी सहित सभी सभासद नगर पालिका में बीते 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं। पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी आमरण अनशन पर बैठे 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार रणजीत रावत समर्थन देते हुए सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर हमला भी बोला। ये हमारे समर्थन देते हैं। दूसरी चीज है वाल्मीकि सभा 2016-17 का जियो का हवाला देते उन्होंने बताया है कि हम ग्रांट दे चुके हैं, जो कि हमें अभी तक ग्रांट नहीं मिली है। जो बेफजूली खर्चा किया ऐसा बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ जब तक हम तुम्हारे साथ चक्कर में संघर्ष करो। खबर डोईवाला से है, जहां पर भोगपुर, सारंगधरवाला और विशनपुर गांव में जल संस्थान के द्वारा नई लाइन बिछाने का काम चल रहा है। वहीं कार्य के दौरान पुरानी लाइनों को तोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीणों के पेयजल की समस्या से उन्हें जूझना पड़ रहा है। शिकायत किए हुए कई दिन बीत गए, लेकिन अधिकारियों ने पुरानी पेयजल लाइन को ठीक नहीं कराया, जिससे ग्रामीणों में खासा परेशानी हो रही है और रोष व्याप्त है। पाइपलाइन तोड़ दी है, 4 दिन हो गए हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। हमने शिकायत भी करी है, तब भी कोई रिएक्शन नहीं ले जा रहा है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी क्लास चलती है सुबह, उनको पढ़ाना भी है, घर का काम भी है, क्या करना है हमने। हम दूसरों के नलके से पानी ला रहे हैं भर भर के। मॉनसून सीजन खत्म होते ही केदारनाथ धाम में यात्रियों की खूब आवाजाही हो रही है। प्रत्येक दिन 400 से 500 के लगभग यात्री बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर के आगे पैदल मार्ग पर दुकानें भी खुल गई हैं। केदारनाथ धाम की ताजा तस्वीरों को देखकर कोरोना महामारी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। तो केदारनाथ धाम पिछले महीने वीरान पड़ा था, वहां आज भक्तों की भरमार है। हालांकि कोरोना को देखते हुए यात्रियों को मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराए जा रहे हैं। अभी तक 17,000 से अधिक भक्त बाबा के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल जहां अब तक लाखों की संख्या में तीर्थयात्री बाबा के दर्शन कर चुके होते थे, वहीं इस बार कोरोना महामारी ने यात्रा पर बुरा असर डाला है। कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष अभी तक 17,300 यात्री ही दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह बुल्लर ने बताया कि मानसून सीजन समाप्त होने के बाद यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है और अब 400 से 500 के करीब तीर्थयात्री हर दिन बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। ये मानसून समाप्ति की ओर आया है। यात्रा में थोड़ी वृद्धि हुई है, श्रद्धालु थोड़े से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं पहले की अपेक्षा। और अभी तक लगभग 17,300 तीर्थयात्री जो है श्री केदार में दर्शन कर चुके हैं और कल लगभग 450 श्रद्धालुओं ने श्री केदार में दर्शन किए। खबर रुड़की से है। रुड़की शहर व आसपास के क्षेत्रों में HRDA से बिना नक्शा पास कराई कॉम्प्लेक्स भवन और दुकानों का वैध तरीके से निर्माण चल रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस निर्माणाधीन भवनों, कॉम्प्लेक्स और दुकानों पर HRDA की कार्रवाई नामात्र तक ही सीमित है। ऐसे कई मामले सिविल लाइन क्षेत्र, जादूगर रोड, रामनगर क्षेत्र व अन्य जगहों के सामने आए, जहां पर खुलेआम HRDA ने बिना नक्शा पास हुए ऐसे भवन और कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है।
लेकिन एचआरडीए विभाग बेखबर नजर आ रहा है। निर्माणाधीन कार्यों की शिकायत कई बार एचआरडीए के अधिकारियों से की गई, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट कोई संज्ञान नहीं लिया। मामले में एचआरडीए की संयुक्त सचिव नमामि बंसल से भी इन अवैध निर्माणाधीन भवनों पर कार्रवाई करने की बात कही गई। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के लिए आपको प्रॉपर अनुमति लेनी होती है। तो इसके संबंध में जो भी शिकायतें आती हैं संबंधित पार्टी को धारा 27 का नोटिस इशू करके पहले नक्शा मांगते हैं। नक्शा अगर उनका नहीं है नियमानुसार अप्रूव, तो उसके संबंध में उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर, और अगर उनकी निर्माण जारी रखा जाता है तो हम सीए की कार्रवाई करते हैं। मकान 60 साल पुराना है। हमने इनसे कहा था भाई तुम मकान बना रहे आराम से, इस तरह थुक्का पिट्टी जो कर रहे हो, मकान की सारी दीवारें सारी नींव हिल गई है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना। और हमारी जो बरसात का पानी जितना भी है सारा हमारी तरफ आ जाता है। इन्होंने नगर निगम की नाली भी दबा के खत्म कर दी, अपने मकान में दबा ली। बिना नक्शे के ये नजूल सब सिविल लाइन की सारी भूमि नजूल की है। इन्होंने कोई नक्शा पास नहीं करवाया, कोई परमिशन नहीं दी एचआरडी वाले से। अवैध काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। सरकार चाहे लाख दावे करती हो कि फीस को लेकर कोई भी स्कूल या कॉलेज छात्रों का शोषण नहीं कर सकता, पर रुड़की फोनिक्स कॉलेज में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 20 छात्र छात्राओं को एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया और न ही उन्हें एडमिट कार्ड उपलब्ध कराए गए। मामले की शुरुआत 2 वर्ष पहले से हुई थी, जब कॉलेज प्रबंधन ने इन छात्र छात्राओं को ये कहकर एडमिशन दिया था कि उनको सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दिलाई जाएगी और छात्रों से मात्र 18,000 रुपए ही हर साल लिए जाएंगे। पर सरकार से स्कॉलरशिप नहीं मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन छात्रों से 60 से 80,000 रुपए मांग कर रहा है, पर छात्रों के अभिभावकों का इतना बजट नहीं है। जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया, जिसको लेकर छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी की। वहीं कॉलेज के डायरेक्टर या किसी भी जिम्मेदार शख्स से कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। स्टूडेंट हूँ और मामला यह है हमारी फीस को लेकर के। एमबीए का स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर है मेरा, लास्ट सेम है। तो जब हमने यहाँ पे एडमिशन लिया था हमसे बात की गई थी कि आपको 9,000 पर सेमेस्टर देनी है, स्कॉलरशिप आई या ना है वो हमारी है, आपका कोई उसमें रोल नहीं होगा। लेकिन अब ये स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई है वो इनकी है। खबर नैनीताल से है, जहां पर 6 महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन में एडवेंचर स्पोर्ट्स को खोलने की अनुमति मिलने के बाद पैराग्लाइडिंग फिर से शुरू होने से पैराग्लाइडिंग जुड़े कारोबारियों में खुशी की लहर है। नौकुचिया ताल और भीमताल में पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए पैराग्लाइडिंग शुरू की गई। लॉकडाउन में छूट के बाद पर्यटक पहाड़ों का रुख करने लगे। 6 महीने बाद फिर एक बार पैराग्लाइडिंग शुरू होने से बेरोजगारी के संकट झेल रहे एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े कारोबारियों को उम्मीद है कि उनका व्यवसाय एक बार फिर पटरी पर लौट आएगा। हालांकि पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाने पर्यटक सीमित संख्या में ही इन स्थानों पर पहुंच रहे हैं। नमस्कार। बहुत खुशी की बात है, आज हमारी लगभग मार्च में हमारी लॉकडाउन में हमारी पैराग्लाइडिंग सारी 12 कंपनियां बंद हो गई थी। आज कल ही कोविड-19 के थ्रू हमें नई गाइडलाइन के ऊपर परमिशन मिली है और हम यहाँ पे 12 कंपनियां काम करते हैं। हम सभी कंपनियों की तरफ से मैं शासन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि युवा बेरोजगार चल रहे थे और युवाओं को रोजगार मिला है। हम कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पैराग्लाइडिंग कराएंगे। और सर हमने भीमताल एडवेंचर में बहुत अच्छे से पैराग्लाइडिंग करी। अब मेरी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे साथ में, मेरे जो फ्रेंड थे उनकी भी फैमिली थी। हमने बहुत अच्छे से पैराग्लाइडिंग करके बहुत आनंद लिया। इन पैराग्लाइडिंग वालों ने, जो इनके स्टाफ है, इन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को पैराग्लाइडिंग कराई और लैंडिंग बहुत अच्छे से कराई। खबर देहरादून से है, जहां पर कोरोना काल के कारण हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राज्य में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या ने तमाम तरह की कठिन स्थितियों को पैदा कर दिया है और इसलिए हर जगह पर कोरोना से बचाव के उपायों पर जोर दिया जा रहा है। देहरादून सहित राज्य में बीए और एमए की परीक्षाएं चल रही हैं, तो वहीं इग्नू की परीक्षाएं भी जारी हैं। परीक्षाओं में भाग लेने आ रहे सभी छात्र छात्राओं से अपील की जा रही है कि वो लोग परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और कोरोना से बचाव के हर उपायों का पालन करें। साथ ही सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क भी अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश जारी किए गए।
डीबीएस कॉलेज के इग्नू की बीए की परीक्षा देने कॉलेज आए सभी छात्र छात्राओं की पहले थर्मल स्कैनिंग की गई, फिर हाथों को सैनिटाइज कराकर ही परीक्षा कक्ष के भीतर प्रवेश कराया गया। कोऑर्डिनेटर को बधाई, पूरा एहतियात बरते हुए हैं, खुद भी सुरक्षित हैं और पूरी सुरक्षा साफ बंद है यहाँ पर सारा का सारा। और सैनिटाइज कराया जा रहा है, पहले हॉल को, फिर एग्जाम के बाद फिर सैनिटाइज कराया जा रहा है। एक एक जने की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, एक एक जने की चेकिंग हो रही है। अपना अलर्ट होकर वो अपने एग्जाम दें, समझेंगे, और साथ में अपना सुरक्षित रहें। 24/7 अलर्ट रहने की जरूरत है, एग्जाम में भी और एग्जाम से पहले भी और बाद में। नैनीताल पहुंची विधानसभा सत्र में नैनीताल पहुंची द्वाराहाट विधायक महेश नेगी को खराब स्वास्थ्य के चलते बीच में ही सत्र छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने महिला द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि मामले में जांच चल रही है, जल्द ही सच सबके सामने आएगा, अगर जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट भी जाएंगे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने मंगलौर रोड पर 4 रबड़ के गोदामों को सील किया, जिसमें हजारों क्विंटल रबड़ बरामद की गई। बताया जा रहा है कि रबड़ ईंट भट्टों पर बेची जानी थी। जैम की इस कार्रवाई से रबड़ के सप्लायरों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि लंडौरा क्षेत्र में सैकड़ों ईंट भट्टे हैं, जिन पर अभी लेबर भी नहीं आई है, लेकिन क्षेत्र में कुछ लोगों ने बड़े बड़े गोदामों में भारी मात्रा में एक रबड़ एकत्रित कर रखी थी। वही कोल्हू स्वामी भी चिंतित हैं कि उन्हें कोल्हू चलाने पर उन पर छापेमार कार्रवाई न हो जाए। देखिए, ये लगातार सूचना आ रही है कि भट्टों में जलाने के लिए रबड़ और टायर्स वगैरह जो यूज्ड रबड़ होती है, डिस्कार्डेड रबड़ होती है, उसको स्टॉक किया जा रहा है। तो उसी के क्रम में छापेमारी लगातार की जा रही है। कल भी हमने एक ट्रॉली सीज की थी। जो भट्टों की छान होती है उसमें भी करीब 500 कुंटल रबड़ अभी पकड़ी गई थी पीछे। तो क्योंकि ये सभी को पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है और ये घातक भी है, इस प्रकार की गतिविधियों को करना पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट में दंडनीय है। उसी के क्रम में इसको सील किया गया है। खटीमा में दक्षिणी दीर्घाकार समिति के अध्यक्ष और कर्मचारियों के बीच विवाद का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ सहकारिता के कर्मचारी अध्यक्ष पर 2 माह वेतन नहीं देने का आरोप में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं कर्मचारियों ने व सहकारिता अध्यक्ष विवाद में किसानों को खाद वितरण नहीं हो पा रहे। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि 26 सितंबर तक उनका वेतन नहीं मिला तो जिले भर की समितियों को बंद कर देंगे। सहकारी समिति के कर्मचारी हैं, इनको गत 2 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा चेकों पे हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए इनको वेतन नहीं मिल पाया है। केदारनाथ धाम में आई आपदा को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस 7 सालों में केदारनाथ धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड स्थित गर्मकुंड का निर्माण नहीं हो पाया। ऐसे में केदारनाथ धाम पहुंचने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महिला यात्री कुंड में स्नान नहीं कर पा रही हैं। केदारनाथ यात्रा शुरू करने से पहले भक्त इस गर्म कुंड में स्नान करके शुद्ध होते हैं। केदारनाथ धाम में आई विनाशकारी आपदा को शायद ही कभी भूला जा सकता है। आपदा के जख्म आज भी ताजा हैं। केदारनाथ धाम और केदार घाटी में आपदा ने जमकर तबाही मचाई। हजारों यात्रियों और स्थानीय लोगों के अलावा लोगों के घर, होटल, लॉन्ज आदि आपदा की भेंट चढ़ गए।
आपदा से पहले केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में गर्मकुंड हुआ करता था, जो आपदा में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और अभी तक उस कुंड का पुनर्निर्माण नहीं हो पाया है। आपदा के 8 साल पूरे हो चुके हैं, जो कि गौरीकुंड में गर्म कुंड का निर्माण आज तक अभी तक नहीं हो पाया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य सरकार का 3 वर्षों में गौरीकुंड का निर्माण नहीं कर पाई। मेन पड़ाव यात्रा का है गौरीकुंड। गौरीकुंड से सोनप्रयाग चौड़ीकरण का काम भी आज तक नहीं हो पाया। यात्रियों को सीजन के दौरान कई घंटों लाइन पर लगा के गौरीकुंड आना पड़ता है। उसके बाद गौरीकुंड में पार्किंग की सुविधा भी कुछ नहीं है। गौरीकुंड में सफाई व्यवस्था सब कुछ खत्म है। आपदा के 7 और 8 वर्ष के बाद भी केदारनाथ का मुख्य पड़ाव पर गौरीकुंड स्थित है और उसका एक अपनी महिमा है। गौरीकुंड जो कि तप्त कुंड से सबसे ज़्यादा विख्यात है और आज भी आपदा के 8 वर्ष बाद भी गौरीकुंड वैसी स्थिति में है, अपनी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है और इस प्रदेश के भीतर पुनर्निर्माण के नाम पर सिर्फ राजनीति की गई है और उस राजनीति का दंश आज गौरीकुंड का तप्त कुंड झेल रहा है। रुद्रपुर के इच्छु NH 74 सड़क किनारे कबाड़ के 4 गोदामों में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पहुंची अग्निशमन के 4 वाहनों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह गोदाम में शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। वहीं आग लगने से चारों गोदाम में लाखों रुपए का नुकसान भी बताया जा रहा है। वहीं अग्निशमन CO वंश बहादुर ने बताया कि आग ने विकराल रूप ले लिया। अग्निशमन टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग ये शॉर्ट सर्किट के कारण बता रहे हैं। नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है, इसके बाद पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ एक्चुअल में। सर कितने गोदामों में आग लगी? ये 4 हैं लगभग, जो 4 में लगी, 4 बुलवाई गई, रुद्रपुर से 3 और पंतनगर से 1। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के ब्लेजिंग हाउस के निकट ज्वेलर्स कारोबारी के पैर में गोली मारकर उसके हाथ से बैग लेकर बदमाश भाग निकले। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस से घायल सराफा व्यापारी को अस्पताल भेजा। साथ ही पुलिस से CCTV फुटेज भी चेक कर आरोपी को पकड़ने में जुट गई। देहरादून पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए आसपास के सभी इलाकों में नाकाबंदी कर दी और पुलिस आरोपी को पकड़ने में जुट गई। देखिए, कमला पैलेस तिराहा पे इनकी ज्वेलर की जो है शॉप थी, अपनी शॉप बंद करके वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। तो ब्लेसिंग फार्म्स के पास जो है 2 बाइक सवार ने इनको रोका और उसके बाद जो है इनको ओवरपावर करके इनके पास जो बैग था वो लेकर चले गए। अभी सारे शहर में जो है नाकाबंदी कर दी गई है और प्रॉपर जो है चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। लालकुआ विधानसभा के 1 दर्जन से ज्यादा ग्राम प्रधानों ने लालकुआ SDM ऋचा सिंह लालकुआ को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से सभी ग्राम प्रधानों ने क्षेत्र की समस्या को गंभीर बताया। वहीं इस दौरान प्रधानों ने कहा कि जितनी भी कल्याणकारी योजना राज्य सरकार या भारत सरकार के माध्यम से क्षेत्रवासियों के लिए आती है, उससे प्रधानों समेत क्षेत्र के लोगों को वंचित रखा जाता है, जिसका सीधा लाभ क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाता। प्रधानों ने कहा कि जो भी सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना लोगों के लिए आती है, उसके बारे में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों द्वारा अवगत नहीं कराया जाता, जिससे क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ नहीं मिलता। वहीं SDM ऋचा सिंह का कहना है कि इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।